बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, कहने को तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन इस ज़राअत के साथ गुज़श्ता जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं कोई अच्छा किरदार अदा नहीं किया गया। तो इस वक्त जो हमारी हालात हैं हमारी ज़राअत के, वो भी बड़े बड़े दगर्दगू हैं कि जी इस पर किसी किस्म की कोई बात करने से हुए बंदा सोचता है कि यार किधर से बात शुरू करें। बिजली पे करें, पानी पे करें, सीड पे करें, फर्टिलाइज़र पे करें, पेस्टिसाइड पे करें, किस पे बात शुरू करें ताकि ये ज़राअत हमारे मुल्क की कोई सी बेहतर तरफ जाने की लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर किसी भी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। आज का हमारा प्रोग्राम भी इसी ज़राअत पे बेस्ड है और हमारे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द करदा मुल्तान किसान विंग के सदर भी हैं और पेशे के लिहाज से एडवोकेट हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फैमिली भी पॉलिटिक्स, इनकी सारी फैमिली पॉलिटिक्स में है। तो जैन साहब आपको वेलकम करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा जैन साहब, ये जो ज़राअत की जब हम बात करते हैं तो पहले तो हम इस वक्त की ज़राअत जो हमारी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं तो वो क्लेम करते हैं कि जी हम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पे और नहरें निकाल रहे हैं और ज़मीनें सैराब करेंगे, किसानों को पैकेज भी दे रहे हैं, ट्रैक्टर भी दे रहे हैं, तो इससे ज़राअत बेहतर होगी? जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खान साहब कि आपने आज मुझे मदहू किया है। और जहाँ तक बात है इस हकूमत की और जो आपने ज़िक्र किया उनकी पॉलिसीज़ की, ये टोटल पॉलिसीज़ जो हैं ये सारी किसान दुश्मन पॉलिसीज़ हैं। ये किसान जो हैं इनको फ़िलहाल ट्रैक्टरों की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये एक आम किसान तक ये ट्रैक्टरों की पहुंच है। हमें फ़िलहाल ना ट्रैक्टर्स की, और ये दूसरी बात जो आपने की है कैनाल्स की, कैनाल्स पे उन्होंने कहा तो उस पर पीपल्स पार्टी ने इतजाज किया कि ये हमारे सूबे के साथ ज़्यादती होगी कि हम दरियाए सिंध का पानी तकसीम किया जाए। तो वो मामला तो फ़िलहाल रुक गया है, वो अंडर ऑब्ज़र्वेशन है, उस पर मज़ीद मामलात हैं, मज़ीद मीटिंग्स चल रही हैं, तो वो तो फ़िलहाल बात ख़त्म हो चुकी है। बात रह गई हमारे पंजाब की नहरों की, उसमें आपको पानी नज़र नहीं आता, पानी नहीं है। अब पीक सीज़न है हमारा गर्मियों का, हमारे 15 दिन नहर आती है, 15 दिन नहर बंद रहती है। मुझे बताएं, जब नहर बंद है तो काश्तकार मजबूरन ज़राई ट्यूबवेल्स इस्तेमाल करेगा, ठीक है, उसको ज़ेरे आब ज़मीन करने के लिए उसको पानी की ज़रूरत है। तो अब वो जो बिजली की इस वक्त कीमत है तो वो तो किसान की पहुंच से बाहर है। इस वक्त फ़ी यूनिट आपको 35-36 रुपए कॉस्ट कर रहा है और ज़्यादातर हमारे वसेब में छोटे किसान हैं जिनकी अपनी ट्यूबवेल्स नहीं हैं, जो एक ठेकेदार हैं, एक मुज़ेरे हैं, तो वो अपना ट्यूबवेल तो नहीं लगवा रहे, वो पानी ख़रीद कर रहे हैं। तो इस वक्त उनको फ़ी घंटा पानी 2000 से 2500 रुपए का मिल रहा है। मुझे अब ये बताएं कि 1 एकड़ में अगर वो 2 घंटे 2.5 घंटे में 1 एकड़ ज़ेरे आब आता है तो 5000 फ़ी हफ्ते का पानी अगर वो अफोर्ड करे तो एट द एंड आफ्टर 6 मंथ्स 70-80 हज़ार रुपया ख़र्चा तो सिर्फ पानी का आ गया। और ये अभी तक मैंने बात सिर्फ पानी की है। इस पे आप बीजों पर आ जाएं, इस पे आप खाद पर आ जाएं, ये हुकूमत ने किसी भी चीज़ पर हमें सब्सिडी नहीं दी हुई, किसी भी मामलात में चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं ज़्यादा पीछे की बात नहीं करता, रिसेंटली अब मकई की फसल तैयार हुई है, तो जब अब वो कटी है और काश्तकारों की जो औसत आई है वो तकरीबन 50 से लेकर 70 मन तक औसत आई है और यही औसत पिछले साल आपकी 100 प्लस थी, 120, 125। मतलब इसमें साफ ये बात आ रही है कि बीजों में 2 नंबरी हो रही है। हुकूमत के महकमे हैं बीज के चेक एंड बैलेंस वाले, उन्होंने सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं लेकिन उन पे अमल दरामद कोई भी नहीं है, बीज 2 नंबर मुयस्सर हो रहे हैं। मुझे बताए, एक काश्तकार अपना दिन रात एक कर कर 6 महीने लगा कर एक फसल तैयार करता है इसी आस पर कि एट द एंड हमें औसत मिलेगी, वो मेहनत करता है और जब उसके सामने ये चीज़ आए कि ये औसत आपको मिल रही है तो वो काश्तकार क्या करें। अब तो किसान इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि वो अपने घर का जेवर बेच रहे हैं, अपने जानवर बेच रहे हैं, उनके खर्चे नहीं पूरे हो रहे, उनके ठेके नहीं पूरे हो रहे,
वो अब इतना किसान मजबूर हो चुका है कि वो अपने बच्चों की शादियां मौखर कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। वो क्या करे किसान? किसान इस वक्त बहुत बुरी तरह पिस चुका है। अच्छा किसान साहब, आप जो जो चीज़ें बता रहे थे कि जी बीज के हवाले से कि जो उनको 2 नंबर बीज मिल रहा है, पानी का इशू हम इस गवर्नमेंट पे तो नहीं डाल सकते ना। ये तो अल्लाह की तरफ से पानी दरियाओं में कम आ रहा है तो इधर भी कम मिल रहा है, उसके बाद और आपके पास सब्सिट्यूट है ही नहीं। आपके डैम बनाने चाहिए थे जिसमें से आपका पानी स्टोर करते, तो आपके पास इरिगेशन में काम हो सकता था, उसमें आप पावर जनरेशन कर सकते थे। तो पानी स्टोर करने के लिए डैम तो किसी ने भी नहीं बनाया, इवन कि आपकी गवर्नमेंट भी 4 साल रही है उसने भी नहीं बनाए। तो अभी अगर पानी अल्लाह कम हो गया है तो इस पर हम मौजूदा हुकूमत को तो नहीं कसूरवार ठहरा सकते। अच्छा, ये बात ये है कि ये एक मौसमी चेंजेस की वजह से, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से बारिशें कम हुई हैं, बर्फ़बारी कम हुई है, पानी कम हो गया, ठीक हो गया। अगर यहाँ पर वो कोई हेल्प नहीं कर सकते हमें, तो एटलीस्ट उनको चाहिए, हमें हमारी जो साल की सिर्फ एक फसल होती है जो कंफर्म होती है किसान की, वो है वीट। आपकी वीट उन्होंने बर्बाद कर दी है। आपका तो वो अब वीट, वो ख़रीदारी वाला महकमा भी ख़त्म कर रहे हैं। हमारी हुकूमत में वीट का पर मन रेट था 4000 रुपीज़, 4000 रुपया हम किसान को पर मन दे रहे थे और महकमा ख़रीदारी कर रहा था खुद। और अब ये वक्त आ गया है कि एक तो उन्होंने महकमा ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा या ना सर होगा ना दर्द पड़ेगा, हम ये महकमा ही ख़त्म करते हैं। ठीक है। दूसरा, उन्होंने सपोर्ट प्राइस क्या कर दी, 2100-2200। मुझे बताएं, चलें पानी नहीं है, आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो अल्लाह की तरफ से हो गया, लेकिन कुछ सपोर्ट प्राइस तो दे सकते थे, कुछ सब्सिडीज़ तो दे सकते थे। इस मामले में तो किसानों को कुछ हेल्प आउट कर सकते थे, उन्होंने कुछ ना किया। इस हद तक ना किया कि वो इस मामले तक पहुंच चुके हैं कि अब किसान बहुत मजबूर हो चुका है। जो ठेके आपके 2.5 लाख, पौने 3 लाख तक पहुंच आए थे, अब रो रो के किसानों के पास पैसे नहीं है, वो अपनी खड़ी फसलें छोड़कर जा रहे हैं। इसमें हुकूमत वक्त का क्या किरदार है? कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत वक्त। तो वो क्या करे, उसके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से दे किसानों को पैसे? बात ये है कि हुकूमत वक्त के, आपने अभी बजट सुना होगा कि बजट में उन्होंने किन किन फैक्टर्स और किन किन चीज़ों पर बजट बढ़ा दिया है। तनख्वाहें बढ़ाई है ना, यहाँ तनख्वाहें, हाँ, चेयरमैन सेनेट की बढ़ाई है, स्पीकर की बढ़ाई है, एमपीएमएनएस की तनख्वाह बढ़ाई है। वो तो मस्कीन मजबूर, उनका घर नहीं चलता। हाँ बिल्कुल, इसलिए उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, 2-2 लाख से 8-8, 10-10 लाख कर दी हैं। वो नीडी हैं, वो बिल्कुल ऐसे बहुत मजबूर हैं बेचारे हैं, उनके घर में खाना नहीं पकता 2-2 टाइम का, वो तो बेचारे 3-3 दिन फाके में रहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने उनकी तनख्वाहें बढ़ाई है, मजबूरी है। तो किसान तो ऐसा नहीं है, उसलिए किस लिए उसकी इमदाद की जाए? बात यह है कि इस वक्त हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और तमाम मेंबरान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफा किया है, और ये कोई छोटा इजाफा नहीं, 100+ % इजाफा किया है। हुकूमत ने अपने ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिशल्स की तनख्वाहों में भी इजाफा किया है, 10%, 5%। ठीक है। अब बात यह है कि पिछले साल एक आम मजदूर की तनख्वाह थी 37,000, दैट रिमेन अनचेंज्ड। आज भी वो 37,000 रुपया है। तो क्या ये हुकूमत सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए बनी गई है? ये हुकूमत नुमाइंदगी सिर्फ मेंबरान्स और चेयरमैन सेनेट की कर रही है? क्या गरीब लोगों की ये हुकूमत नहीं है कि शायद ना हो? आपको बेहतर पता है जो ये काम कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये हुकूमत को कोई फिक्र है गरीब की या किसान की। बात बिल्कुल ठीक है। आप देखें, जब आप अरकान असम्बली की तनख्वाहों की बात करते हैं, आपकी जमात ने असम्बली में प्रोटेस्ट किया है कि ये तनख्वाहें नहीं बढ़ाई? बिल्कुल प्रोटेस्ट की है हमारी जमात ने। हमारी जमात ने ये भी कहा है कि हम अपनी तनख्वाहें देने के लिए तैयार हैं। मुझे बताएं, इसमें हमारी पार्टी को क्या फ़ायदा है? तनख्वाहें बढ़ी हैं, जो भी हुआ है उसमें ज़्यादा फ़ायदा किन को हुआ है? ज्यादा तनख्वाहें किसकी बढ़ रही है? कम फायदे की तो है नहीं। ठीक है। देखिए, एक असम्बली में ये बिल पेश किया जा रहा है, उस बिल पे आपने वॉकआउट किया हो, आपने प्रोटेस्ट किया हो, आप अपोजिशन का काम क्या होता है? जो रॉन्ग डूइंग हो रही होती है उसको बैरियर खड़ा कर देना उसके आगे, तो आपने बैरियर ही नहीं खड़ा किया। हमने प्रोटेस्ट तो किया असेंबली में। प्रोटेस्ट ये किस कैपेसिटी में? असेंबली में स्पीचेस भी किए हैं हमारे लीडरान ने, जो इस वक्त हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने स्पीचेस भी किए हैं। चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह पर की है, स्पीकर असेंबली की पे बढ़ने पर की है। हमने प्रोटेस्ट तो किया है। इस वक्त हम कर ही प्रोटेस्ट सकते हैं। हमारे पास इन्होंने घेरा इतना तंग कर दिया है कि हमें अब इतना वो कर दिया कि हम इससे बाहर एक कदम भी लेते हुए ना सोचते हैं। प्रोटेस्ट कर सकते हैं,
हाँ, असेंबली में कर सकते हैं। हमें असेंबली की हद तक रखा गया है कि आप यहीं प्रोटेस्ट करें, इससे बाहर नहीं, इससे बाहर नहीं। लेकिन अनकरीब हमारे लीडर की कॉल आ रही है। हमारी जमात शुरू से पुरअमन जमात रही है। हमने शुरू से ही हमारे जो भी इतजाज थे, ये हमारा आईनी हक है। हमें ये हमारा आइन हक देता है कि हम इतजाज करें। आपके लीडर की कॉल पर क्यों नहीं निकलेंगे? पहले आपने देखा था नहीं निकलते तो आपका वो अवाम कहाँ से निकलेगी? देखे ना, एमएनए को छोड़ें, इस वक्त जो खान है ना वही हमारा सब कुछ है। वो तो हमारा एमएनए भी वही है, हमारा देनी है। तो आपके एमएनए एमपीए ने आगे हल्के में से बंदों को निकालना है, तो आपके नाम में डोगर बंदे निकालता है, वो भी उधर अरेस्ट होकर पहुंच जाता है। ना जैन कुरैशी निकालता है, ना मेहरबान निकालती है, ना इधर से बैरिस्टर तैमूर आपका एमएनए का कैंडिडेट था, वो पिछले 4 महीने से हल्के में कहीं भी। तो वो जब हल्के में नहीं कोई बंदा जा रहा, तो वो अवाम कैसे निकलेगी उसके कहने पर? अब देखे ना, इमरान खान वो शख्स बन चुका है, वो लीडर बन चुका है, मेरा ख्याल है उसे किसी एमएनए की ज़रूरत नहीं है। अब उसका राब्ता डायरेक्ट अब इंसानों से और एक आम तबके से और मज़दूरों से, किसानों से जुड़ चुका है। उसको अब किसी एमएनए की ज़रूरत नहीं है, एमएनए को खान की ज़रूरत है। जब खान ने कॉल देनी है ना, तो एमएनएज़ ने बंदे इकट्ठे नहीं करने। ये कोई एक रिवायती पार्टी नहीं है, पीटीआई नून की तरह या पीपल्स पार्टी की तरह, जो अपने एमएनएज़ के ज़िम्मे लगा दें कि इतनी गाड़ियाँ, इतने बसें, इतने आपने लेकर आने हैं। अवाम खुद निकलेगी। पहले भी अवाम खुद निकली है, अपने खर्चे पे निकली है, अपनी गाड़ियों पे निकली है, बच्चे निकले हैं, फैमिलीज निकली हैं। मुझे आप पूरी हिस्ट्री में याद करवा दें कि कभी भी किसी भी इत्तेजाज में बच्चे, माएँ, बहनें निकली हों। ये वाहिद हमारी पार्टी है जो बगैर किसी एमएनए के अपने सर पर वो निकलते हैं अपने लीडर की कॉल पर। और हमारा लीडर एक ही है, इमरान खान। इसके अलावा हमारा कोई और लीडर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम अगर ये आपकी हुकूमत में अगर हम 4 साल देख लें, तो अब की हुकूमत में अभी क्या डिफरेंस आप देखते हैं? 18 से 22 तक आपकी हुकूमत रही, तो क्या चेंजेस आपने देखी हैं? कि जी वो देखें, पीटीआई के पास कौन सा मॉडल था जो ये बीजों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ हो, फर्टिलाइज़र के खिलाफ हुआ हो, जेली दवाइयाँ बिक रही हैं, खादें जेली बिक रही हैं, अब भी बिक रही थी, उस वक्त भी बिक रही थी। तो कोई ऐसा बैरियर खान ने कंक्रीट लेवल का खड़ा किया हो कि जी नहीं जी हम तो तबाही फेर देंगे जिसने 2 नंबर बीज बेचा? तो चलें इसे यहीं से शुरू कर लेते हैं। मैं बात करूंगा किसानों से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। उसमें यह है कि सबसे पहले हमने कोई ऐसी, सबसे जो बड़ा बुरहान पैदा हुआ गंदम का, वो कहाँ से पैदा हुआ? जब हमारी यूक्रेन से गंदम मंगवाई गई। हमारे पास सरप्लस गंदम होते हुए भी यूक्रेन से जब गंदम मंगाई गई, हमारी गंदम टके टोकरी हो गई, कोई ख़रीदार नहीं था। वो किस पॉलिसी के तहत, वो किस सोच के तहत ये काम किया गया? उसके बाद जब खान की गवर्नमेंट थी, तब आपको पता है मकई का रेट क्या था? 3000 प्लस। गंदम का रेट क्या था? 4000 प्लस। उसके बाद धान का, चावल का रेट क्या था? 42-4300। उसमें डॉलर भी कम था ना जी, पेट्रोल के प्राइसेस भी कम थे। अभी डॉलर कहाँ पहुंचा हुआ है, पेट्रोल के प्राइसेस कहाँ पहुंचे, उसके साथ ही लिंक करेंगे ना जी आप इसको। वही, तब कम था, पेट्रोल कम था, डॉलर कम था, लेकिन हमारी शोबा ज़राअत की चीज़ें महंगी थी। हमारी गंदम 4000 थी, आज कहाँ है? 2200। हमारी तब मकई कहाँ थी? 3000-3200, आज कितनी है? 2100-2200। तो क्यों ना, बाकी तो हर चीज़ चल रही है, उसके साथ डॉलर के साथ पैरिटी में चल रही है, फ्यूल के साथ पैरिटी में चल रही है। किसान क्यों नहीं चल सकता? किसान की गंदम क्यों नीचे है? किसान की मक्की क्यों नीचे है? किसान का धान क्यों नीचे है? आपको पता है इस साल हमारी जो प्रोजेक्शन थी 24-25 की, 13.5% इंक्रीज़ करना था हमारी ज़राअत ने। और पता है इस दफ़ा कितना इंक्रीज़ किया है? लेस देन 5%, बल्कि सॉरी माइनस में गई है, मनफी में। हमारी ज़राअत की प्रोजेक्शन इस दफ़ा मनफी में गई है। हमारा इस दफ़ा प्रोजेक्टेड तरक्की थी एग्रीकल्चर सेक्टर की 6%, और इस दफ़ा 0.56% किया। ये सब किस चीज़ का नतीजा है? हुकूमत की पॉलिसीज़ का। हुकूमत ने क्या किया है? ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, मतलब इसमें भी सियासत हो रही है। मतलब ये क्या, मतलब क्या चाहते हैं कि ग्रीन ट्रैक्टर के नाम पर ये करेंगे? ये अब ये खादों पर सब्सिडीज़ देते, हमें बीजों पर सब्सिडीज़ देते। इनका काम तो ये था कि एक आम किसान के दरवाजे तक पहुंचते ही इन्होंने डाल दिया कि कुरंदाजियों में शामिल हों और ट्रैक्टर लें, ट्रैक्टर लें। ट्रैक्टर से क्या होगा सर? पेट्रोल का रेट तो वही है, बिजली का रेट तो वही है,
खादों का रेट तो वही है, एक ट्रैक्टर चला के और किसान का क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये तो कोई हल नहीं है, मुझे नहीं लगता ये ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम कोई हल है हमारी किसानों के लिए, कुछ बेहतरी की तरफ कोई ये कदम नहीं है। नहीं, उसको बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। फाइनेंशियल, आप ये कहना चाह रहे हैं फाइनेंशियल, खादों पर, बीजों पर। अच्छा, जब आप गिलानी साहब, जब ये एक मॉडल गवर्नमेंट देती है कि जी हमने खाद पे सब्सिडी देनी है, तो वो आप जैसा बड़ा जिम्मेदार भी, इवन के शाह महमूद जैसे बड़ा जिम्मेदार भी, मखदूम अहमद जैसे और बड़े बड़े जो वडेरे हैं, खर, गुरमानी, लगारी, खोसे, इधर से आप चले जाएँ बिहाड़ी, ये तो जो 15-15, 20-20 मुरब्बे वाले हैं वो सबको सब्सिडी में खाद मिल जाती है। तो वो कोई ऐसा मैकेनिज्म हो ना जी, जो नीडी है उसको सब्सिडी दी जाए, जो ताकतवर है, जो तगड़ा बंदा है, वो तो हर जगह पे बैलेंस कर रहा है अपने आप को। देखे ना आप, अगर यही चीज़ आप अगर कारोबार में लेके चले जाएं, एक छोटा कारोबार वाला और बड़ा कारोबार वाला, क्या उसका टैक्स फ्रेम सेम है? सेम है ना। जो एक कमा रहा है उसकी एक इनकम पर टैक्स लगाया जाता है ना, वो ये तो नहीं देखा जाता कि ये थोड़ा कमा रहा है तो इस पे थोड़ा टैक्स होगा, जो ज्यादा कमा रहा है उस पे ज्यादा टैक्स होगा, ये चीज तो नहीं देखी जाती ना। तो काश्तकार पे भी ऐसे है, बेशक वो बड़ा काश्तकार है चाहे वो छोटा काश्तकार है तो वो काश्तकार है, तो किसान, मदद तो वो पाकिस्तान की कर रहा है। हमारी ये जो मुल्क है वो एक ज़राई मुल्क है, हमारा ये इंडस्ट्रियल मुल्क नहीं है। हमारी जो मुल्क की बैकबोन है वो ज़राअत है। तो मुझे बताएं आज तक इस हुकूमत ने ज़राअत के लिए किया क्या है? मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, ये मई जून की बात है। हमारे मुल्क में तकरीबन 7,65,000 टन शुगर एक्सपोर्ट की गई। ये जो मैं आपको डाटा कोट कर रहा हूँ ये PBS का डाटा है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स। 7,65,000 टन शुगर एक्सपोर्ट की गई, उस पे शुगर मिल वालों ने तकरीबन 114 अरब कमाए। अब क्या मचा, शोर मच गया कि मुल्क में शुगर की शॉर्टेज है, क्या किया जाए। तो चंद दिन पहले ही आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब इसाक डार साहब ने एक मीटिंग चेयर की, उसमें उन्होंने एक मशवरा दिया कि हमें शुगर इंपोर्ट करनी चाहिए अब। तो ठीक है, सही मैकेनिज़्म तैयार हो गया, शुगर अब इंपोर्ट हो रही है, भाई कैसे की जाए? भाई हमें 7.5 लाख टन शुगर की शॉर्टेज है, जो हमें लगता है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी आने वाले साल में, तो हमें 7.5 लाख टन शुगर इंपोर्ट की जाए। उसमें से 2.5 लाख शुगर जो होगी वो खाम शक्ल में होगी, रॉ, नॉट फाइंड, उसको ये प्रोसेस करके खुद जी। वो अब जो 2.5 लाख टन शुगर होगी वो अब देंगे दोबारा शुगर मिल्स को कि आप इनको रिफाइन करो। आप वो उसको फाइन करेंगे, फिर मार्केट में बेचेंगे। वहाँ पे भी कमाया पहले एक्सपोर्ट करके, अब इंपोर्ट करके भी शुगर मिल्स को वो दे रहे हैं कि आप कमाओ। यही शुगर अगर हमारी पाकिस्तान में रहती, इसका रेट 125 से लेकर 140 रुपए पर केजी था। और आज जो ये मैकेनिज्म आ रहा है, आप ऑनलाइन देख लें, PBS के सर्वे पर हर चीज़ है आपकी पेज पर, उस पर ये हमें ऑलमोस्ट 170 से 190 के दरमियान आप आने वाले दिनों में देखेंगे आपको शुगर का रेट होगा। ये सब मतलब क्या हो रहा है? ये पॉलिसीज, मतलब ये एक कमरे में बंद बैठकर सोच लेते हैं कि ठीक है पैसे कमाने हैं, कैसे कमाएं, बाहर भेज दो शुगर। अच्छा जी, अब बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें फिर से पैसे कमाने हैं, तो कैसे कमाएं, वापस मंगवा लो। बोझ मजदूर पर, गरीब पर बोझ, इन पर क्या फ़र्क पड़ना है? अच्छा गिलानी साहब, ये जो किसान इत्तेहाद की जो तंजीमें इधर मार्केट में घूम रही हैं, वो किसानों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके नाम पे जो गवर्नमेंट है उससे डील करते हैं, वहाँ से वो अच्छे खासे चीज़ें बेनिफिट्स ले रही होती हैं कि ये हम किसानों को चुप करवा देते हैं, आप अपना काम कर दें, ये कर दें। तो ये जो इस तरह की जो तंजीमें हैं, इसका क्रैकडाउन आप कुछ करने हैं, अपनी जो किसान विंग है आपका मुल्तान का या जनूबी पंजाब का, इसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, या आप भी उन्हीं जो नाम निहाद मफाद परस्त हैं किसान इत्तेहाद तंजीमें, उनको साथ मिल जाएंगे आप भी? देखें, ये जो हमारा किसान विंग है ये ऑलमोस्ट 2011-12 से था, फिर गैर फाल हो गया। तो पिछले 2 साल से हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं इस किसान विंग के, शेख वकास अकरम साहब। अच्छा, ओके। उनकी मुलाकात हुई हमारे लीडर इमरान खान साहब से। तो इमरान खान साहब बड़े फ़िक्रमंद थे किसानों का हाल देखकर, तो उन्होंने ही मशवरा दिया है और उन्होंने ही ऑर्डर दिया है कि मेहरबानी करें, हमारी पार्टी किसानों की आवाज़ बने। हमारी पार्टी इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर हम आज किसानों के मुश्किल के वक्त किसानों के काम नहीं आ सकते तो फिर हम कब काम आएंगे? जब किसान ख़त्म हो चुके हो जाएगा, जब किसानों के पास कुछ नहीं बचेगा।
हमारी पार्टी, आपको पता है या आप बेहतर जानते हैं कि कोई लेन देन, कोई डीलिंग कुछ करने वाली नहीं है। अगर करनी होती तो अब तक कितनी ऑफर्स आ चुकी हैं हमें, हम कुछ ना कुछ करके बाहर जा बैठते हैं। तो आप किसानों को मुत्तहिद कर रहे हैं इंशाअल्लाह अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अभी इसमें आपने कोई किसी जगह पे, किसी ज़िले में किसी जाके कोई गैदरिंग, कोई किसानों के साथ मूवमेंट बनाना? हमारे आज से 2 दिन पहले ऑलमोस्ट हर ज़िला और हर तहसील में हमारे ज़िलाई सदूर और ज़िलाई जनरल सेक्रेटरीज़ ने इतजाज किए हैं किसानों किसानों के साथ खड़े होने का, और किसान दुश्मनी की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ किसानों ने इतजाज किए हैं। वो अनकरीब अगर आप देखेंगे हमारे ऑफिशियल पेजेस पे आपको नज़र आ जाएंगे। फ़िलहाल तो हम ग्राउंड वर्क कर रहे हैं किसानों को उजागर करने का। हमारा एक ये बदकिस्मती है कि हमारे पास ना किसान सीधा है, उसको अपने राइट्स का नहीं पता कि कैसे राइट्स लेने हैं, कैसे लड़ना है, कैसे अपने लिए हमने हक मांगना है। वो पहले देख चुके हैं कि कुछ छोटा किसान जो है ना जी गिलानी साहब, वो भोला है जी, जो बड़ा जिम्मेदार उसको जरूरत ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है, उसको देखो बड़े किसान को जरूरत ही नहीं है। इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है ना जी। आपके पास जो छोटा किसान है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, वो मजबूर है बेचारा। जो बड़ा किसान है वो सारी चीजें डील करके वो मिनिस्टर से भी मिल लेता है, वो वज़ीर आला से भी मिल लेता है, वज़ीर आज़म से भी मिल लेता है, वो सारे बेनिफिट्स अपने मसाइल सारे हल कर लेता है और इस साइड पे बैठ जाता है। जब प्रोटेस्ट की बारी आती है तो सारे बेचारे गरीब मस्कीन, वो मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, ट्राली वाले कर, उस पर कोई बड़ा जिम्मेदार जो असल रसूख वाला है वो उस ग्रुप में शामिल ही नहीं होता। अब वो वक्त आ चुका है कि बड़े किसान भी, बड़े ज़िम्मेदार भी पिसने लग चुके हैं। जब देखें आपके बड़े ज़मींदार, बड़े किसान, ज़्यादातर उन्होंने ज़मीनें ठेकों पर दी हुई हैं। उनके ठेके जब 250, 275 से वापस आए हैं ना 1.5 लाख पर, तो उनको भी अब पता चल चुका है कि हमारा गुजारा नहीं है। डॉलर कहाँ पहुँचा हुआ है, नीचे नहीं आया। पेट्रोल कहाँ पहुँचा हुआ है, बिजली कहाँ पहुँची हुई है। इखराजात, बड़े किसान के बड़े इखराजात हैं, छोटे किसान के छोटे इखराजात हैं। तो उनको पता है कि उनका इस चीज़ में गुजारा नहीं होना, जो अब वापस ठेके आ चुके हैं। तो अब मेरी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं बड़े किसानों से। उन्होंने कहा है कि आप इनिशिएटिव लें, हम आपके साथ हैं, हम शाना बिशाना आपके साथ चलेंगे, हम चलने के लिए तैयार हैं, आप इनिशिएटिव लें। तो इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि बड़े छोटे एक ही साफ में खड़े होंगे। ठीक है, हमें आप अपडेट कीजिएगा जी जब भी आपका इस तरह का कोई हो। तो अभी आप नेक्स्ट जो हमारी जो अभी गंदम की क्रॉप्स के लिए लोग जिम्मेदार तैयारी कर रहे हैं, जब ये जो हाल गुजरा है इस साल का, तो डू यू थिंक कि अभी किसान इस बारे में कोई फैसला करेगा या फिर से गंदम काश्त करेगा और फिर वो 3000 वाली गंदम जो उसका खर्चा आता है उसको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा और वो 800 रुपये फी मन लॉस पे बेचेगा? क्या करेगा अभी? स्ट्रेटजी क्या है किसानों की? किसान के पास और चॉइस क्या है, ऑप्शन क्या है किसान की हमारे मुल्क में मेनली जो क्रॉप्स हैं वो 2 हैं, गंदम और कॉटन। कॉटन को तो हमने वैसे भट्ठा बिठा दिया है, ख़त्म कर दिया है। आज वो दिन हो गया जब हम कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, आज वो दिन है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन, बाहर से आ रही है कॉटन। एक फसल तो हमारी ख़त्म हो गई, बाकी रह गई एक फसल गंदम। अगर किसान आज गंदम भी काश्त करना छोड़ दे तो किसान के पास ऑप्शन क्या रह जाती है? नहीं, ये भी तो ऑप्शन नहीं है ना कि वो 3000 रुपये जहाँ उसकी कॉस्ट आती है वो 2200 रुपये में बेचे या 2400 रुपये में बेचे या इवन 2500 रुपये में भी बेचे, 300 रुपया फी मन वो लॉस पे बेचे, ये भी तो कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए, वरना किसान नहीं काश्त कर सकता। किसान इस हाल पर पहुंच चुका है कि किसान इस वक्त तैयार हैं कि हम ज़मीनें खाली छोड़ देंगे, हम उधार ले लेकर, कर्जे ले लेकर हम थक चुके हैं। अब हम ये पॉसिबिलिटी है कि वो इस दफ़ा वो गंदम काश्त ना करें। इस दफ़ा भी जो आपकी एग्रीकल्चर है ना, वो ऑलमोस्ट गंदम आपकी 5% से कम काश्त हुई है। उसका जो एक किया हुआ था कि जो इंक्रीज है वो इतना होगा, वो 5% से कम हुआ। ये जो गवर्नमेंट जो भी 5000 रुपया फी एकड़ दे रही है, सपोर्ट प्राइस दे रही है किसान को, तो वो उससे कोई कंपनसेशन नहीं हो जाएगी? जहाँ पर किसान का 70-80 हज़ार रुपया नुकसान हुआ है पर एकड़, अगर आप हिसाब लगा लें, हिसाब किताब लगा लें फ्रॉम ठेका टू द एंड, तो मेरा नहीं ख्याल कि 5000 से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। इधर लाखों का नुकसान हुआ पड़े किसानों को और वो 5000 देकर, किसान है कोई भिखारी तो नहीं है।
कोई भीख तो नहीं मांग रहे कि 5,000 देंगे और हम नारे लगाना किसान शुरू कर देंगे। किसानों का 5,000 से कोई काम नहीं चलना। अच्छा, आपकी जमात में अभी एग्रीकल्चर पे कुछ इसके लिए प्रपोजल्स को डिज़ाइन की गई हैं? हम तैयार कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं। हमारा विंग बहुत मुतहर्रिक है। जी, हम अपने व्यूज़ को बताएंगे कि ये मॉडल पे अगर गवर्नमेंट अप्लाई करे तो इसके ये बेनिफिट्स होते हैं कि एग्रीकल्चर को कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में भी आपको फिर करेंगे जी। हम आपका जुडिशरी पे भी हम आपका, क्योंकि आप बेसिकली लॉयर भी हैं जी, और पॉलिटिक्स पे भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे जी। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये था आज का प्रोग्राम। और हालात जो है ना जी वो बड़े गंभीर हैं। गिलानी साहब के बकौल की इस वक्त जिम्मेदार इस कंडीशन में नहीं है कि अगर उसको कोई सपोर्ट प्राइस ना दी गई एडवांस में तो वो चांसेस हैं कि जी वो इस दफ़ा गंदम काश्त करने से बेहतर समझे कि जी वो ज़मीन खाली छोड़ दे। हालात ख़राब हैं जी। कोई भी चीज़ किसी भी किस्म की किसान को सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। मजबूरी है या प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।